हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में आपको एक बेहतर रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स यही आते रहते हैं, सर हमने तो तैयारी नहीं की, हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो हम क्या कुछ करें। डोंट वरी, अगर एमके सर है, मोनू सर है, तो टेंशन लेने की जरूरत तो है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में पूरा खंड खा का निपटारा होने वाला है, जहां से बस थोड़ा आपको मेहनत करना है और पूरे 50 नंबर बबुआ आपके क्लियर हो जाएंगे। कितने? 50 नंबर। क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़े सिंपल वाले टॉपिक होते हैं और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, लेकिन हम भैया 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़ेंगे। 100% हम दावे के साथ कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फालतू का दावा हम नहीं कहते भैया, वही चीज बताते हैं जो हाँ उस काबिल होती है, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं कि रातों रात पढ़ के एकदम से क्या है टॉप कर जाओ, नहीं भैया, सब कुछ आपके मेहनत पे होता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये सारे टॉपिक एकदम फिक्स वाले हैं, 100% एकदम श्योर होंगे, ठीक है। जिसमें आज हम लोकोक्ति, मुहावरा, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश वाला और त्रुटि मार्जन, फिर उसके बाद रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, उसके बाद निबंध, फिर संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, इन सबको आज देखने वाले हैं। तो यूं समझिए जो खंड खा है पूरी तरह से आज निपटने वाला है, और ये हमने बताया ना भैया पूरा 50 नंबर का आएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरे का, कितने नंबर का आएगा? 2। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लोकोक्ति व मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। क्योंकि भैया वहां से वहां आपके 4 से 5 दिया रहेगा इस टाइप का, और केवल एक करना होगा, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है। जैसे जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, आपको अर्थ लिखना होगा, अर्थ लिखना। तो जले पर नमक छिड़कने का इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ होगा कि परेशान व्यक्ति को और परेशान करना, या दुखी को और दुखी बनाना, या पीड़ित को और पीड़ित करना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं भैया कि परेशान परेशान को और परेशान करना, यानी परेशान से मतलब यहां पे परेशान व्यक्ति की बात कर रहा है, परेशान व्यक्ति को और परेशान करना, ठीक है ना। तो ये होता है जले पर नमक छिड़कना, ठीक है ना। और उस जैसे में भाई वाक्य प्रयोग क्या होता है? देखिए वाक्य प्रयोग में बच्चों वो चीजें एक, जैसे वाक्य प्रयोग में एक इसमें वाक्य ले लीजिए और इसी पर जो इस पे सटीक बैठे वो बना दीजिए। जैसे एक तो रमेश पेपर मतलब परीक्षा में फेल हो गया और दूसरा उसके दोस्त मजे लेने लगे, तो यहां पे वो हो जाता है वाक्य प्रयोग। जैसे एक तो रमेश रमेश परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, ऊपर से उसके दोस्त मजे लेने लगे, मजे लेने लगे। उसके बाद फिर नीचे लिख सकते हैं कि भैया ये अब उस ऐसा लिख सकता है, मतलब लिखेंगे कि ये क्या है, रमेश के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। बस एक ऐसा वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे यहां पे है प्यारे बच्चों की आंख का तारा होना, तो आंख का तारा होने का मतलब अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना, ठीक है ना। तो यहां पे भैया अर्थ क्या हो जाएगा वो बबुआ? तो हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, प्रिय
होना। अब इसका वाक्य प्रयोग में अपन क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि जो सुरेश है अपने माता पिता के आंखों का तारा है, ठीक है ना, दुलारा है, प्यारा है, कुछ भी लिखेंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा वाक्य प्रयोग में। इसी तरह से जैसे अपना उल्लू सीधा करना, देखिए भैया अर्थ आप बस समझ जाओ, उसके बाद वाक्य प्रयोग तो बहुत सारे हैं, आप हजारों वाक्य प्रयोग बता सकते हो। अपना उल्लू सीधा करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थ जरूरी होता है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ साधना, अपना स्वार्थ साधना या अपना काम निकालना, कुछ भी लिख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग चलता है। जैसे मान लीजिए आप वाक्य प्रयोग नहीं करोगे, अर्थ अकेले लिख दोगे, फिर भी इसमें 2 में से 1 नंबर मिल गए, या फिर आपने अर्थ नहीं लिखा, वाक्य प्रयोग बना दिया, फिर भी 1 नंबर मिल गए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों चलता है स्टेप मार्किंग। क्या चलता है? ये चीजें हम बार बार आपको बताते चले आए हैं। बोर्ड एग्जाम में भैया स्टेप मार्किंग चलता है, याद रखना बच्चों, स्टेप मार्किंग होता है। और स्टेप मार्किंग का यही फायदा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है कि आप गलत लिख दोगे या ऐसा लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, अरे नहीं, स्टेप मार्किंग चलता है। जहां पर आपने जैसे ये 2 स्टेप में है अर्थ और वाक्य प्रयोग, तो जैसे अर्थ लिख दिया, वाक्य प्रयोग नहीं किया, 1 नंबर, या वाक्य प्रयोग कर दिया, अर्थ नहीं लिखा, 1 नंबर। ये भाई दोनों लिख दिया, 2 नंबर पूरे, ये चलता है, ठीक है। अपना स्वार्थ साधना, तो आप लिख देंगे कि आज के समय में दुनिया अपना उल्लू सीधा करने में लगी है, बस हो गया, यानी अपना स्वार्थ सब साध रहे हैं। अगला है हाथ पीले करना। इसका क्या अर्थ होगा? इतनी बार करवा चुके हैं, अब तो आपके एकदम जहन में ये चीजें एकदम स्टोर होंगी, ठीक है। हाथ पीले करने का मतलब है विवाह करना। क्या होता है भैया? विवाह करना, विवाह करना, ये हो जाएगा हाथ पीले करना। फिर है 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 होने का मतलब क्या है भैया? जैसे हाथ पीले करने का मतलब यहां पे कोई भी आप बनाकर लिख सकते हो कि सुधा अब सयानी हो गई है, इसलिए उसके हाथ पीले कर देने चाहिए, बस हो गया। और 9 2 11 हो जाने का मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ होगा? तो 9 2 11 हो जाने का मतलब है भैया क्या चीज? भाग जाना। क्या चीज? भाग जाना। और आप ये बचपन से ही, ये वाला मुहावरा तो बचपन से ही पढ़ते चले आए हो, ठीक है, प्राइमरी कक्षाओं से ही, कि है ना, एक एग्जाम्पल याद भी होगा कि चोर, मतलब पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी भाग गए, ठीक है। तो इस तरह से बबुआ अपने को क्या करना है? लोकोक्ति और मुहावरे वाले को। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं आगे। अगर स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। बाकी इसमें जरूरत तो है नहीं, फिर भी हम टाइम दे देते हैं भैया, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एक आता है आपका अपठित गद्यांश, जो खंड खा में आएगा हिंदी में। अपठित गद्यांश आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। कितने नंबर की बात कर लें भैया? कितने नंबर में आएगा? पूरे 50 नंबर। सरकार हम पे कितना इनाम रखी है? पूरे 50। तो यहां ये टॉपिक कितने नंबर में आएगा? पूरे 5 नंबर का, ठीक है। अब यहां पे बोलेगा कि दिए गए अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश, कविता के रूप में भी हो सकता है, जरूरी नहीं, और वैसे अथवा करके आएगा, काम आसान रहता है। तो दिए गए गद्यांश को क्या कहेगा? गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश को ढंग से पढ़ लेना है, और ये आपके प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे नंबर, और आपको हम ये पूरे 100% गारंटी के साथ कह रहे भैया, ये आप 100% गारंटी के साथ करें, इसका पूरा नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता। हर एक स्टूडेंट करेगा, क्योंकि ये किसी बुक वगैरह से इधर उधर से कहीं आता नहीं, ये नाम ही है अपठित, जिसे आपने पढ़ा ही नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। बस आपको ये पढ़ लेना है, और ये प्रश्न, इनके उत्तर इसी में छुपे हैं, आसान रहेगा। जैसे दिया है कि भारत, आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। उसके बाद आगे है सरकार ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा, और कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे,
उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो ये एक प्रश्न है, मतलब एक क्या कहते हैं, आपका गद्यांश दिया है। अब यहां पे आ गया भैया आपका पहला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। बेहद आसान मेरे प्यारे रसगुल्लों, जरा नजर फेरिए तो भैया उनका सम्मान क्या है, 51,000, उन्हें क्या है 51,000 रुपया देकर के सम्मान किया गया। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे भैया, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि, यहां पर लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान 51,000 रुपए देकर किया गया, रुपए देकर किया गया। ठीक है, 51,000 रुपया देकर किया गया। अब दूसरा जैसे आ जाता है कि दूसरा है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो आप थोड़ा नजर फेरिए बच्चों कि भैया भाग लेने का लक्ष्य क्या था, तो केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही क्या था। तो भैया स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था। ठीक है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था, लक्ष्य था। आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, हालांकि आप बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था, स्वाधीनता प्राप्ति ही था, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे पे नजर डालिए, लंबा चौड़ा सा है कि दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया, कह रहा है उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो कह रहा है कि जो दुर्गा भाभी को यहां पर देखिए जो क्या कहते हैं सम्मान में जो ये धन राशि 51,000 रुपए का मिला, हाँ, तो जो 51,000 रुपए का धनराशि मिला, तो ये कहा जा रहा है कि उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए उन्होंने लौटा दिया। एकदम लास्ट वाली लाइन देखिए, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये देखिए वापस कर दिया था किस, उन्होंने कहा था कि इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो यहां पर किसके लिए, शहीदों के स्मारक बनाने हेतु, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा भैया, इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये अपठित गद्यांश या पद्यांश वाला क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एकदम आसान होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए इतना याद रखना, ये किसी न किसी सेट में आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपका पैटर्न सेम रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे अगर हम देखते हैं, अब यहां से आपका पूरा एकदम ग्रामर वाला चलेगा, व्याकरण वाला। अब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। कितने नंबर का भैया, 2 नंबर का। और ये 100 में 100% हम गारंटी के साथ भी कह रहे हैं कि जो आज बताएंगे यहां से क्वेश्चन उठेगा, एकदम फिक्स है। ठीक है ना, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन उठेगा। ठीक, अब यहां पे जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा कि सही शब्द मतलब शब्द युग्म चयन करके आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, आपके सामने वहां पे 2 दिया रहेगा, दोनों करना होगा। अगर एक कर लोगे 1 नंबर, दोनों कर दोगे 2 नंबर। हम आपके 4 से 5 यहां पर करवा दे रहे हैं। जिसे यहां अंश और अंश, इनका सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। पहला है पूर्ण और भाग, दूसरा है भाग और कंधा, तीसरा है कंधा और हिस्सा, चौथा है नन ऑफ दिस, बोले तो इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा,
इस वाले अंश का मतलब क्या होता है? कंधा, और इस वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, या भाग कह लें। तो कंधा और हिस्सा, कंधा और भाग ऐसा किसी में दिखाई पड़ रहा है तो बिल्कुल अगर आप नजर फेरें तो कंधा और हिस्सा ये आपका, यहां पे आसा बादा में मत जाइएगा, ये आ बा शादा इसका क्रम उल्टा हो गया है, बट तीसरा है ये ध्यान दो, ठीक है ना, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये अगला चलते हैं भैया, इस तरीके से देता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए जरा नजर फेरिए, वात बात, इस शब्द युग्म का सही जोड़ा कौन सा है? पहला है पवन और निश्चल, दूसरा है हवा और वार्ता, तीसरा है अनल और वायु, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब हवा, इस वाले वात का मतलब क्या होता है? हवा, वायु, और इस वाले बात का मतलब वार्तालाप, जो बातें होती हैं बातचीत। तो ऐसा किसमें है? पवन और निश्चल होगा नहीं, हवा और वार्ता, नीचे अनल और वायु, तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, हवा और वार्ता, वार्ता का मतलब वार्तालाप, ठीक है ना, यानी बातचीत। आई बात समझ में? चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा भैया। तीसरा है, तीसरा है कि अनिल अनल, ठीक है, अनिल और अनल, इसमें देखिए कौन सा होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, इसीलिए हमने इनको उठाया है ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम दूर दूर तक गायब हो जाए। तो इसमें आग और हवा इसका कह रहा है, या शून्य और आग, या हवा और आग, या हवा और पानी। तो देखिए अनिल का मतलब होता है वायु हवा, अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, याद रखना भैया, कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों, अनिल का मतलब वायु या हवा, ठीक है, या वायु कह लें, और इस वाले अनल का मतलब होता है आग। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें हवा और आग, ठीक है, हवा और आग, या हवा या वायु और आग कहता, तो हवा और आग ही जब दिया है तो आगे क्या ही जाना। ठीक, इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं अंबुज और अंबुद। ध्यान देना, अंबुज और अंबुद, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमने बताया ना ये सारे थोड़े थोड़े ऐसे अंतर रहते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग वाले हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इनमें, बट आपको नहीं होना। ठीक है, कि अंबुद और मतलब अंबुज और अंबुद का शब्द युग्म कौन सा सही जोड़ा है? बादल और समुद्र, या फिर कह रहा है कि कमल और बादल, या जल और बादल, या समुद्र और कमल। तो देखिए इस वाले अंबुज का मतलब होता है कमल, क्या होता है भैया? कमल होता है, और इस वाले अंबुद का मतलब होता है बादल, बादल। तो इसमें कौन सा सही शब्द युग्म हो जाएगा? तो कमल और बादल, तो भैया कमल है यहां पे है इसमें, तो कमल और बादल यही वाला एकदम सटीक बैठेगा और यही वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए तो ये हो जाता है शब्द युग्म वाला। फिर से बता दें आपका 2 ही दिया रहेगा, ऐसे 4 नहीं देगा, हम यहां ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए इतना बता रहे हैं। ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी जो आएगा ये भी आपका 2 ही नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का? 2 नंबर का, और इसमें भी हम बोल रहे हैं 100% आप लिख कर रख लीजिए मोनू सर की बात कि क्वेश्चन टपकेगा इसी में से। ठीक है, बाकी जितने सीरीज करवाए पूरा अभी तक तो भैया पेपर होने में भी टाइम है, ठीक, तब तक एक भी नहीं छोड़ेंगे आप, याद रखना सबके सब उसमें कर सकोगे। अब यहां पे देखिए आपके सामने दिया है, आपके सामने यहां पे आपका देगा ऐसे कि किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, मतलब 2 अनेकार्थी लिखिए। ठीक है, किसी एक का बोलेगा, आपके सामने 3 से 4 दिया रहेगा, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, जैसे यहां दिया है। ठीक है, यहां तो हमने कई करवा दिए हैं, 5 से 6 लिखा है, लेकिन वहां आपके 3 से 4 रहेगा और किसी एक का 2 अर्थ लिख देना है। ठीक है ना, तब ये आसान हो जाता है। जैसे यहां पे भाई दिया है कर, कर क्या होता है? इसका अनेकार्थी, कर के मतलब क्या होता है? कर का मतलब एक होता है हाथ, कर का मतलब हाथ, और कर का मतलब टैक्स भी होता है, और कर का मतलब क्या होता है? हाथी की सूंड होती है।
ठीक है, देखिए आपको 2 ही लिखना है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि हमको 3 याद है, हमको 4 याद है, हम तो 4 ही लिखेंगे। नहीं बच्चों, अगर आप ज्यादा लिख देते हैं, सोचते हैं नंबर मिल जाएगा, तो गलत फहमी में जी रहे हैं बबुआ। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जैसे 2 है, हमने इसलिए 3 लिख दिया कि जैसे हो गया कि भैया आपको ना याद हो, ठीक है, तो मान लेते हैं आपको कंफ्यूजन हो जाए तो 2 तो याद रहे। ठीक, अगला है काल। काल का मतलब होता है, एक तो काल के मतलब होता है समय, और एक काल का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है ना। एक काल का मतलब मृत्यु, एक काल का मतलब समय, और एक काल का मतलब यमराज से होता है। ठीक, ये काल का अर्थ हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला है पतंग। पतंग का क्या होता है? पतंग का एक होता है सूर्य, और पतंग का होता है एक पक्षी, ठीक है ना। और नहीं याद आ रहा है, चलिए 2 ही लिख लीजिए, वैसे 2 तो लिखना ही है हर हाल में आपको। नेक्स्ट है नाग। अब नाग का क्या होता है? तो नाग का अनेकार्थी, देखिए ये जितने हैं भैया सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाले हैं, याद रखना, रिपीटेड है। नाग का होता है, एक तो होता है जैसे सर्प, यानी सांप हो गया, और एक नाग का मतलब होता है पहाड़, सर्प हो गया, पहाड़ हो गया नाग का। ठीक, अगला है विधि। अब विधि का मतलब क्या होता है? तो विधि का मतलब होता है कानून, और एक विधि का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका होता है, ठीक है ना, ये होता है। नेक्स्ट है अली। अली का मतलब क्या होता है भैया? तो अली का मतलब होता है एक भंवरा, और एक अली का मतलब होता है सखी, और एक अली का अर्थ और होता है बिच्छू भी, ठीक है। तो इतना हो जाते हैं, यानी ये सभी क्या है? अली के अनेकार्थी हैं, मतलब ये सब क्या है? ठीक, आपका अनेकार्थी वाला। इस ध्यान देना भैया, फिर से बोल देते हैं प्यारे बच्चों, ये जितने के जितने हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ठीक, ये तो स्क्रीनशॉट बनता है, कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं। अब देखिए वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक आपको शब्द बना देना है वाक्यांश। ये भी आएगा 2 ही नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में। इसमें भी 2 ही देगा और दोनों करना होगा, ठीक है, एक एक नंबर का, और आसान होता है, ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिसका कहीं भी अंत ना हो, ये सारे आसान होते हैं, ठीक है। और इसीलिए बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले टारगेट इन्हीं को बनाना होगा, ठीक, वो कि जो 100 में 100% आ जाए, पहले उनको ही टारगेट करना होगा। तो जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो नगण्य, अनंत, असंख्य, अगण्य। तो भैया अनंत, जिसका कहीं अंत ना हो अनंत होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? ये काफी ज्यादा आता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार, मतलब कई बार क्या है, प्रीवियस ईयर का ही पेपर उठा के देखो, 3-4 सेट में आया है। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, अजर कहते हैं, अखंड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो बूढ़ा ना हो भैया वो क्या होता है? अजर, ठीक है, और जो कभी ना मरे वो अमर होता है, ठीक, और जो बूढ़ा ना हो वो अजर है। आगे चलिए देखते हैं। अगला है कि जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? जो कम बोलता हो उसे क्या कहा जाता है? असंवादी, या बातूनी, या फिर मितभाषी, या विवादी। तो भैया कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है ना, वो वाचाल हो, बातूनी हो जाएगा, बातूनी, ठीक है ना, और कम बोलने वाला मितभाषी होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जिसका जन्म ना हुआ हो, यह भी बहुत ज्यादा आता है,
ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो क्या कहलाएगा, पेट का बच्चा या अजन्मा या अजन्म या फिर अज। तो जिसका जन्म ही ना हुआ हो वो अजन्मा कहलाएगा भैया। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अजन्मा कहलाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्यों का जो शुद्धिकरण, अगला टॉपिक वाक्यों का शुद्धिकरण। अब देखिए वाक्य के शुद्धिकरण की बात कर ले, यहां से भी ये 2 नंबर का आता है। अब 2 नंबर वाला है, इसमें भी आपके 4 से 5 दिया रहेगा, कहेगा 2 को सही मतलब शुद्ध करके लिखिएगा। जैसे आप नजर डालिए, कह रहा है कि समाचार पत्र मेज में रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका सही रूप क्या हो जाएगा आप ही बताइए। इसका हो जाएगा कि समाचार पत्र मेज पर रखा है, मेज पर रखा है। तो मेज में रखा है नहीं भैया, मेज पर रखा है। मतलब गलती अगर देखें कहां पे, यहां पे। इस तरीके से आपको शुद्ध करना होगा। जैसे मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, तो भैया मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, ठीक है, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, इस लड़के को पढ़ाया है। ठीक है, इस तरह से। अगला है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे देखने में तो कोई गलती नहीं लगेगी, बट गलती है, यहां पर है भैया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं आपके, क्योंकि उज्जवल शब्द गलत लिखा है, मैं आपके उज्जवल, ये होगा भैया। इसमें देखिए डायरेक्टली केवल एक बार जा तो डबल यहां से हो जाता है, मैं आपके उज्जवल, यहां पे बाकी भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, पूरा हो जाएगा। अगला है कि कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, तो यहां पे ये कृपया शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है, पत्र लिखने की कृपा करें, यही सही हो जाएगा। ठीक, पत्र लिखने की कृपा करें। अगला है एक कार्यक्रम में अनेकों लोगों ने हिस्सा लिया, तो भैया अनेकों नहीं भैया, यहां पर केवल प्यारे बच्चों अनेक लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल और केवल अनेक लगाना होगा। ठीक, तो एक कार्यक्रम में अनेक लोगों ने हिस्सा लिया, और ये हमने आपको बार बार ये चीज बताया है कि अनेकों अपने आप में भैया बहुवचन नहीं, अनेक खुद अपने आप में एक बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपका शुद्धिकरण वाला रहेगा, थोड़ी थोड़ी गलतियां रहेंगी, उनको सुधारना होता है, किसी 2 को ही करना होगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया जो काव्य सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य के जो भी अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार, और वो भी, ये भी क्या है, बात कर ले प्यारे बच्चों, 100 में 100% फिक्स वाले टॉपिक है, पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है ना, एकदम इस पे स्टार बना लीजिए, छपेगा पेपर में, याद रखना, कोई इसमें 2 राय नहीं है, ये सारे टॉपिक ही ऐसे होते हैं। और ये ध्यान देना भैया, आपका 2 नंबर का, ठीक, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का, रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का। तो इस तरीके का ये 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस कोई ऐसा साल नहीं कि जब ये ना आया हो। अब श्रृंगार में संयोग भी आता है, वियोग भी आता है, बट ज्यादातर ऐसे बोलेगा कि श्रृंगार रस, अथवा दे देगा करुण रस, या कहेगा श्रृंगार रस अथवा वीर रस, का पूरा उदाहरण सहित समझाना है। चलिए देखिए क्या होता है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, क्या चीज बच्चों, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी मिलन होता है, तब भैया क्या है कि रति नामक, यहां नमक लिखा है, नामक होगा, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, रति का मतलब होता है प्रेम, ये श्रृंगार रस का जो रति होता है, मतलब अस्थाई भाव है प्रेम। अस्थाई भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो शुरू से अंत तक बने रहे। ठीक, अब यहां पे जैसे श्रृंगार रस कब उत्पन्न होगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब मिलेगा। विभाव का मतलब क्या होता है, कारण, इसमें जैसे कोई नायक और नायिका हो जाए, वो विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव चलता है, तो हालांकि इतनी गहराई में नहीं जाना, तो वो विभाव है कारण। अनुभाव यानी जो भी उनके अंदर अनुचेष्टाएं होती हैं, जैसे स्पर्श वगैरह, अनुलिंगन, गोद में भरना, बालों को उनके संवारना,
ठीक है ना, वो चीजें। उसके बाद संचारी भाव, उसमें जैसे रोम रोम खड़े हो जाना, ठीक है ना, और उसके बाद स्पर्श को महसूस करना, उनकी आंखें चकमका जाना, ठीक है, चारों तरफ चहल पहल होना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये सब कुछ मिल जाता है, तभी जाकर के ये श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। जैसे यहां पे एक है भैया कि हमने लिखा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ठीक, और उसके बाद अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ये एक गाना है और हमने बताया है कि गाना आप लिख दीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्या है, ये गाने तैयार भी हो जाते हैं और यहां से पूरा मिल भी जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ एक है, हालांकि गला खिचखिचा रहा नहीं, गा देते हैं, लेकिन फिर भी है ना, एक गाना है ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, ऐसा कोई गाना है, ठीक है ना। हालांकि उतनी सांस नहीं बन रही है जुकाम की वजह से। तो इसमें देखिए क्या है, वहां पे होता क्या है, नायक और नायिका आपस में मतलब क्या है, पास बैठे होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन यानी उनको क्या है, कसकर जकड़ लेना, यानी बाहों में भरना, उनके बालों को फेरना, तो ये सारी चीजें, ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये श्रृंगार रस है, यहाँ पे तो संयोग है, संयोग श्रृंगार है। अब जैसे है कि ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। आप देखिए ये भी गाना है ना कि ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो यहां पर भी रेशमी जुल्फे, शरबती आंखें यानी मधुमस्त आंखें, ठीक है, ये सारी चीजें कल्पना करते हैं नायक नायिका के अंदर, ये भी संयोग श्रृंगार। अगला है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां पर वियोग श्रृंगार है, यानी प्रभु श्री राम जब क्या होते हैं, सीता के विरह में, जब रावण उनको उठा ले जाता है तो उनके विरह में जंगल में भटक रहे होते हैं वियोग में, तो कहते हैं हे खग, पक्षियों से पूछते हैं, हे मृग, हिरण से पूछते हैं, हे मधुकर श्रेणी, तो वहां मधुकर यानी जो वो पशु पक्षी जितने होते हैं, भंवरे, सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मृग नैनी यानी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है। तो ये सब कुछ क्या होता है भैया, श्रृंगार रस में होता है, ठीक है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। अब ऐसा मत दिमाग में रखिएगा कि सर क्या हम फिल्मी गाना लिखेंगे नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि विगत 3 से 4 ये 3 से 4 साल से हम बता रहे हैं, हर साल नंबर मिल भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, टीचर भी एकदम मगन हो जाते हैं, क्या बात है, लड़के ने क्या लिखा है, क्योंकि आपको गलत ठहरा भी नहीं सकते ना, आप गलती निकालो, कहां से निकालोगे, नहीं निकाल सकते। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, रस में वीर रस, भी श्रृंगार तो हो गया, वीर रस देखते हैं। अब देखिए पूरा सेम रहेगा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से, नामक लिखिएगा, यहां नमक बार बार आ रहा है, से वीर रस क्या होगा, उत्पन्न होता है। अब यहां पे जैसे भाई क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया ना, विभाव कारण होता है, अनुभाव यानी जो भी जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे चारों तरफ पूरा युद्ध भूमि, उसके बाद चारों तरफ गर्जन, जोश और जुनून, ये सारी चीजें, मारना काटना, ठीक है, ललकारना, ये सब कुछ होता है। अब यही चीज है ना, सारे आपको चारों तरफ की दिखाई पड़ेंगे, तो ये सारे चीज ही जब मिलते हैं तब जाकर के वीरता वाली यानी उत्साह जागृत होता है मन में। और ये भाई जो अस्थाई भाव होता है शुरू से अंत तक रहता है, शुरू से अंत तक रहता है, ठीक है, यानी जब भी ये वीर रस की बात की जाए ये शुरू से अंत तक बना रहेगा। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी देशभक्ति मूवी देखते हो तो आपके अंदर फीलिंग आएगी शुरू से अंत तक, जैसे तिरंगा हो गया, मां तुझे सलाम हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से गदर हो गया, उसमें भी थोड़ा
थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा देशभक्ति की उसमें भी है, ठीक है ना। तो ये सारी मूवी आपके अंदर एक जोश ला देगी, जोश में ऐसा आप सोचो कि काश मैं भी यहां होता तो ये कर देता, ठीक है, वो चीजें है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में दिखेंगे कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये भी हो जाएगा एक। तो इस तरह से भैया ये क्या हो जाते हैं, ये आपके वीर रस के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल इसमें रटने की जरूरत है नहीं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए अब आ जाते हैं, रस तो हो गया, अब छंद पे। छंद में आ जाते हैं, तो छंद में क्या होता है भाई, दोहा। अब जैसे छंद भी आपका 2 नंबर का आएगा, और ये भी 100% फिक्स ही है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एकदम निपटा ही दीजिए। और यहां पे दोहा सोठा दो ही देख लीजिए, तीसरा जरूरत ही नहीं, ठीक। ये क्या होता है, दोहा क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। जैसे इस तरह से आप चरण गिनिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। अर्ध सममात्रिक है, मतलब 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कह रहा है पहले और तीसरे में, यानी इस वाले में और इस वाले में, कह रहा 13-13 मात्राएं होती हैं। तो भैया आपको वहां मात्रा दिखाना भी पड़ेगा बच्चों, गिनना पड़ेगा। चलिए गिनते हैं, जैसा कि एक दिया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। देखिए यहां पर देखेंगे तो ये एक, इसको लघु बोला जाता है, लघु हो गया, ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, और ये गुरु है दोनों, और ये गुरु है, ये लघु, और राखिए। यहां पे देखिए भाई कहीं कहीं पे ये ऐसा लिखा होता है, बट ये ध्यान देना भैया, ये इस तरह वाला है, तो ये गुरु में ही आएगा। मात्रा आप गिन लीजिए, तो देखिए यहां पे 4 हो गया, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। प्यारे बच्चों ये 13 हो गया, ठीक है। कितना मात्रा, 13 मात्रा, याद रखना 13 मात्राएं। अब पहले और कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में, तो यहां पर भी नीचे वाले में देख लीजिए, नीचे वाले में क्या है, इसमें देखिए कह रहा पानी गए ना उबरे, तो पानी गए ना, 1 मिनट भाई यहां पर भी थोड़ा गलती है प्यारे बच्चों, गए ना, पानी गए ना उबरे, इस तरह से होगा। तो यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे गुरु है, गुरु है, गुरु है, और उसके बाद गुरु कह रहा है, यहां पर तो लघु है, 1 मिनट, यहां तो भैया लघु हुई है, ये ए में बड़े में रहेगा, बट मात्रा में देखिए बच्चों यहां पर क्या रहेगा, लघु, ये गुरु, और उसके बाद ये लघु, और उसके बाद ये आपका गुरु, ये गुरु मतलब लघु, और ये गुरु। इसका भी गिन लीजिए कितना, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। तो इधर भी मात्रा कितनी आ गई, इधर भी मात्रा आ गई भैया 13। तो 13-13 मात्रा पहले और तीसरे चरण में। अब दूसरे और चौथे चरण में देख लेते हैं, देखते हैं इसमें, देखिए यहां पर लघु है, लघु है, गुरु है, गुरु, और लघु, लघु, गुरु, लघु। अब गिन लीजिए भैया कि 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। तो यहां 11 मात्राएं। अब बच्चे बोलेंगे सर अब कैसे जानेंगे सब ये लघु है, गुरु है। देखिए हम बार बार बताते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, जैसे अ हो गया, तो ये सब गुरु होते हैं, और इनको इस तरह से लिखते हैं। और जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, ठीक है, छोटा ऊ हो गया, ठीक, ये सब क्या है, लघु आते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं मात्रा के, ठीक। इतने में अब समझ जाना। अब उसके बाद जैसे ये है, जैसे मोती है, ओ आ रहा है ना, तो यहां पर ये गुरु है। फिर ती है, ती बड़े में है, ता में बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों गुरु गुरु। यहाँ पे मानुष है, आ बड़ा आ का मात्रा समझो है, तो यहाँ पे गुरु है। यहां पर लघु, लघु, यहां पे गुरु और लघु। गिन लीजिए
दो दो चार, क्योंकि जो गुरु होता है इसको दो मात्रा गिनते हैं, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, एक 11। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी भैया 11 मात्राएं। ठीक है, तो हो गया ना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, 13-13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोहा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं जो छंद है वो है चौपाई। ये भी देखिए भाई, जो छंद में भी बताया ना कि भाई 2 ही नंबर का आना है, अथवा में करके रहेगा, बोलेगा कि दोहा अथवा चौपाई, या कहेगा सोठा अथवा चौपाई। देखिए दोहा का उल्टा सोठा होता है। ठीक है, जो दोहा याद है वही उल्टा कर दो, सोठा हो जाएगा। तो चौपाई में क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है भैया? सममात्रिक, यानी समान मात्रा इसमें होती है। ठीक है, क्यों? उसमें अर्ध सममात्रिक था दोहा में, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं भैया? 16 मात्राएं। ठीक है, अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है, और प्रथम तथा द्वितीय चरणों की जो तुक है मिलते हैं, यानी उनमें जो तुक होता है मिलता है। जैसे अभी देखिए कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी, यहां बनी लिखा है तो बिनु बानी बकता बड़ जोगी। देखिए भैया थोड़ा भी अगर मात्रा भी गलत हुआ ना तो यहाँ पे पूरा सही से मात्रा नहीं आएगा, याद रखना। मतलब यहाँ ये चीज तो होता है, ठीक है ना, छंद में। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक, ये आपका एक चौपाई दिया गया है ईश्वर के बारे में कि बिना पैर के वो चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, और कर बिनु करई, कर बिनु करम करई विधि नाना, और बिना हाथों के बहुत काम कर सकते हैं, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही वो क्या है 56 भोग का स्वाद चख लेते हैं, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी, और बिना मतलब मुंह के ही बहुत कुछ बोल लेते हैं। तो इस तरीके से एक दिया है। तो 4 चरण हो गए ना, 1 2 3 चरण। अब इनमें तुक मिलते, जैसे जहां पे यति होगा, यति यानी विराम, तो इनके जो यति होगा मिलेगा, जैसे काना नाना भोगी जोगी। अब इनमें गिन लेते हैं। जैसे भाई मात्रा अगर गिनेंगे बच्चों तो यहां पर 1, क्योंकि लघु है, 1, यहां पर भी 1 1 यानी लघु चलेगा, लघु चलेगा भैया। ठीक है, इसमें भी लघु चलेगा आपका, ध्यान देना इसको थोड़ा, इसमें भी लघु चलेगा, और यहां पर दोनों गुरु। गिन लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो कितनी मात्रा आ गई बच्चों? तो यहां पे भैया आ गई 16 मात्रा, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह से आप दूसरे में काउंट करो कि कर बिनु कर्म करई विधि नाना, तो यहां पे लघु 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 लघु, ये लघु रहेगा, लघु रहेगा, ठीक है, लघु रहेगा, दोनों ये गुरु। तो सेम उसी तरीके का जैसा ऊपर देखिए मात्रा का पैटर्न है, सेम नीचे, तो इसका मतलब 16 मात्राएं इसमें भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है यहां पर देखिए कि आनन रहित सकल रस भोगी, तो इसमें भी मात्रा लगाइए ना। यहां पे गुरु हो गया है, अब की बार लघु, यहां पर एक, तीनों लघु है, यहां पर लघु है, यहां पर लघु, ये दोनों गुरु। तो अब की बार जैसे 2 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16। तो प्यारे बच्चों कितनी मात्रा? 16 मात्रा, यहां पर भी 16 मात्रा। अब इसी में थोड़ा होगा, इसको सही करना है। यहां पे बिनु बनी नहीं बानी होगा, बिनु बानी, याद रखना। तो यहां पर होगा आपकी बार देखिए, ये लघु लघु, इसको दोनों गुरु करेंगे, ये लघु लघु, ये गुरु, यहां पर लघु लघु, और ये गुरु। मात्रा गिनिए, 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। अब जाके ये 16, क्योंकि बिना मात्रा के वो गलत, क्योंकि पहले ही हमने देख कर बता दिया भैया। ठीक है, क्योंकि यहां बिनु बनी नहीं, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, यहां बड़ नहीं बड़ जोगी, बड़ बड़ बना लेना इसको, बाढ़ बड़ से बड़, ठीक है ना, ये वाला बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बाढ़ जोगी मत समझिएगा, बड़ जोगी।
एक मिनट, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से भैया 16-16 मात्राएं हर एक चरण में होगी और सेम ऐसे हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे रसगुल्लों मात्रा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं भैया, अगला देखते हैं। अगला जो है अलंकार, अलंकार वाला मेरे प्यारे रसगुल्लों ये भी आएगा कितने नंबर का बबुआ, तो 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का, और ये भी 100% फिक्स वाला, 100% सिक्योर नंबर है, कोई आपसे नहीं ले सकता है। ठीक है, अलंकार में आपके बहुत सारे हैं, शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार। ठीक है, उस दोनों में एक शब्द से उठाएगा तो एक अर्था से, अथवा करके 2 रहेगा, इसलिए फायदा बहुत है। देखिए जैसे उपमा अलंकार दे रखा है, तो उपमा अलंकार क्या होता है जान लेते हैं। देखिए जहां पर समान गुण धर्म के आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान देना भैया, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए बट समानता के आधार पर, किसी को कम या ज्यादा ना बताया जाए। ठीक है ना। अब देखिए जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। जैसे हमारी तुलना की जा रही है, किसी से आप कर रहे हैं तो वो उपमान हो रहा, जिससे करेंगे वो उपमान, जिसकी करेंगे वो उपमेय। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, यहां पर भी हमने फिल्मी अंदाज से लिखा है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है ना, कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है ना। तो भैया ध्यान देना मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां पर फूलों सा चेहरा तेरा, तो फूलों जैसा क्या है, चेहरा है, फूलों की तरह चेहरा है, तो चेहरा उपमेय है और यहां पर फूल क्या है, उपमान है, क्योंकि चेहरे की तुलना किससे की गई है, फूलों से की गई है। तो यहां पर है ना की तरह के जैसे ऐसा आएगा। ठीक है, और कलियों से मुस्कान है, तो मुस्कान कैसी है, कलियों की तरह, तो यहां पर मुस्कान उपमेय है और कलियां उपमान है। ठीक है, अगला जैसे अगला है ना कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा, ये चांद ये सितारा वो सितारा, ऐसा कोई गाना है। तो यहां पर है भैया कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तो देखिए चांद जैसे मुखड़े पे यानी चांद जैसे, तो चांद की तरह मुखड़े, मुखड़ा का मतलब चेहरा, तो जो चेहरा है वो कैसा है, चांद जैसा। तो इसमें भी प्यारे बच्चों जो उपमेय है वो क्या है, मुख है यानी चेहरा है, और जो उपमान है वो क्या है भैया, चांद है। ठीक, क्योंकि यहां पर मुख की तुलना चांद से की जा रही है। अगला है किसी मुख सुंदर चंद्र समाना, किसी मुख सुंदर चंद्र समाना, कि जो सीता जी का मुख है वो सुंदर है किसके समान, चंद्रमा के समान। तो सीता जी का जो मुख है वो उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो बात समझ में आ गई एकदम सिंपल तरीके से, इससे आसान तो हो नहीं सकता आई थिंक। चलिए भैया आपको तो एक एग्जाम्पल याद रखना, एकदम फिल्मी अंदाज में लिख दीजिए, डोंट वरी, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं अलंकार में भैया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुप्रास अलंकार क्या है, देखिए ये बहुत सिंपल है कि जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो जाए, क्या हो जाए, बार बार, बस यही देखना है। जहां कोई व्यंजन बार बार आ जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, एकदम आसान। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर अगर आप नजर डालें तो रा 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 और रा,
तो इसमें बार बार किसकी आवृत्ति हुई है? रा, रा व्यंजन की। तो रघुपति राघव राजा राम, तो रा बार बार आया है, तो ये हो गया। और पके पेड़ पर पका पपीता, तो भैया पके पेड़ में यहां पे पा, यहां पे पा, यहां, तो हर जगह पा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अगला है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, यहां बहुजाय लिखा है तो बहुछाय होता है, ताकि इससे नहीं मतलब बहुछाय। इसमें आप नजर डालें भैया, तो यहां पर किस व्यंजन की आवृत्ति हो रही है? ताकि। तो ये हो जाता है उपमा, सॉरी, अनुप्रास अलंकार। जहां पर किसी व्यंजन की आवृत्ति क्या हो जाए? बार बार हो, तो वहां पर भैया एकदम सिंपल सी बात है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अगला देखते हैं पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन वाला जो पार्ट होता है, ये तो एकदम जानदार, शानदार, दमदार होता है। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। बट इतना भी ध्यान देना कि 100% फिक्स है, चाहे लिख कर आप रख लीजिए, आएगा, तय है, दो राय नहीं है। क्योंकि आपके भाई पेपर में देखिए 7 सेट बनते हैं बच्चों, 7 सेट में अथवा करके तो रहता है। एक एक टॉपिक 5-5 सेट में दे देता है, 4-4 सेट में दे देगा, 3-3 सेट में दे देगा। इसलिए कहा जाता है कि भैया 100% श्योर है, कोई इसमें दो राय होती नहीं है। ठीक इसलिए होता है कि ये ऐसे टॉपिक है कि इनको अच्छे से तैयार करना बेहद जरूरी है। ठीक, जैसे एक टॉपिक उठाया है कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को क्या करिए? पत्र लिखिए। या कहेगा अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। या कहेगा अपने मोहल्ले में फैल रही महामारी को रोकने के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखिए। तो कई तरीके से होता है बच्चों। तो यहां पर कुछ भी कहे, यानी अगर सफाई को लेकर है तो सब में समझ लो टॉपिक एक ही है। शुरू करेंगे आप, जैसे परीक्षा भवन मेरठ उत्तर प्रदेश, दिनांक डाल दिया आपने। और ये चीज ध्यान देना, हम बार बार बोलते हैं कि स्टेप मार्किंग चलता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा आधा अधूरा भी लिख के छोड़ दिया फिर भी नंबर मिलेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे तो यहां से भाई जो भी भेज रहा है, आप भेज रहे हैं तो लिख दीजिए यहां से दिनांक वगैरह, फिर सेवा में लिखिएगा, सेवा में। ठीक, आप सेवा में लिखिए, या नहीं इतना लिखना चाहते कोई बात नहीं, तब भी या डायरेक्टली सेवा से लिख सकते हैं। बट अगर एड्रेस लिखते हैं तो ज्यादा अच्छी बात होती है, सही तरीका यही है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर आयुक्त महोदय, यहां नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां प्रयागराज लिखिए, चाहे उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, कानपुर लिखिए, ठीक, आपकी मर्जी, एकदम एग्जैक्ट मत लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जहां से हैं तो कोशिश करिए वहां से थोड़ा दूर ही लिखिए। अब उसके बाद विषय क्या है? नगर में व्याप्त गंदगी को साफ सफाई के संदर्भ में, ठीक है, या संबंध में। अगर मान लेते हैं नीचे का आपने नहीं लिखा, टाइम के कारण ये छूट गया, इतना भी लिख पाए तो इतना भी लिख पाए। अगर ये 6 नंबर का है तो प्यारे बच्चों ये इतने का ही 2 नंबर देता है, और 4 नंबर ये पूरा का मैटर लिखने का। तो यहां से समझ लो कि 4 नंबर भले नहीं मिले, आपको 2 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। यही तो फायदा है। शुरू करेंगे मान्यवर, जस्ट इसके नीचे से मत लिखिएगा इधर, ये चीज बार बार बताते हैं, यहां जगह की कमी थी इसलिए हमने लिख दिया। आप इसके जस्ट नीचे से ना लिखिएगा, ठीक है। आप लिखेंगे कि दुख के साथ कहना पड़ता है, या कहना पड़ रहा है, वैसे भी लिख दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में चारों तरफ गंदगी फैलती रही है, ठीक है, जिसके कारण नगर वासियों का जीना कष्टमय हो गया है। और नगर में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे में के ढेर में पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, यानी पशु अगर इकट्ठा रहते हैं। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे नगर में मक्खियां और मच्छर फैल गए हैं, यानी जो मच्छर है और मक्खियों का प्रकोप एकदम फैल गया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे नगर की जल्द से जल्द सफाई करवाएं, ताकि नगर वासियों को ऐसी स्थिति से छुटकारा मिल सके। और यहां प्रार्थी लिख देंगे और उसके बाद का खा गा। तो ये एकदम बहुत मतलब सरल तरीके से आप क्या है भैया, किसी भी टॉपिक पर पत्र लिख सकते हैं,
ठीक, कोई भी दे। अब हमने बताया ना किसी भी टॉपिक पर का मतलब चाहे जैसा हो, पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ एड्रेस, दिनांक, फिर सेवा में इतना विषय लिखने के बाद मान्यवर, यानी इतना पैटर्न तो सब में आपको एक जैसे लिखना है। कोई भी पत्र आ जाए, याद रखना, बस बदलना है तो आपका विषय क्या है बदल दीजिए, और जिनको लिख रहे हैं वो बदलेगा, बाकी फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भैया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया आगे। चलिए भैया, अब हम देखते हैं निबंध लेखन। और देखिए, निबंध तो पूरा भर के नंबर दे जाएगा। कितने नंबर का? 9 नंबर का। 100% ये भी फिक्स वाला होता है। ठीक है, कोई आपसे एक नंबर नहीं ले सकता। अब देखिए, निबंध यहां पर हम आपको आज बताएंगे कि कोई भी निबंध हो, A to Z, कोई भी निबंध, किसी भी निबंध की हम बात कर रहे हैं, लिखने का जो सही तरीका है वो एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते और पूरा खिचड़ी करके चले आते हैं और उनको नंबर नहीं मिलता है। और जबकि हमने ये बार बार आपको बोला है और ये बार बार आपसे कहते चले आ रहे हैं कि यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में चलता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग का फायदा यही है कि जहां तक भी आपने लिखा है वहां तक का नंबर मिल जाता है। जितना आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जहां तक लिखा है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि हमने यहां तक लिखा आधा ही लिखे, अब आधा नहीं लिख पाए, क्या नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलता है। अब देखिए, कोई भी हो, जैसे एक टॉपिक हमने उठा लिया कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस टॉपिक पर लिखना है तो सबसे पहले आपको कॉपी में इस तरह से सबसे पहले ऊपर हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद भैया आपको पहले वाले पेज में ही प्यारे बच्चों ऐसे हेडिंग बनानी है, रूपरेखा। क्या बनानी है? रूपरेखा। रूपरेखा कोई भी निबंध हो, हम किसी एक की नहीं बात कर रहे हैं, A to Z कोई भी निबंध किसी भी टॉपिक पर आए, चाहे पर्यावरण पर, प्रदूषण पर आए, चाहे बेरोजगारी पर आए, चाहे महंगाई पर आए, चाहे आतंकवाद पर आए, ठीक है, चाहे विज्ञान वरदान अभिशाप पर आए, मतलब कोई भी हो, ठीक है। यहां पे रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा के बाद आप उस निबंध के अंदर कितनी हेडिंग इंक्लूड करना चाहते हैं, कितनी हेडिंग रखना चाहते हैं। जैसे इस तरह का आ जाए, तो जैसे पर्यावरण में लिखना चाहते हैं तो आप यही डालेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, या पर्यावरण किसे, पर्यावरण क्या है पहले ये लिख दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है ये लिख दीजिए, ठीक। या फिर डायरेक्ट डाल, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण आ रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, ये पहली हेडिंग। दूसरा लाइन डालिएगा कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तीसरी हेडिंग की प्रदूषण के रोकथाम के उपाय क्या हैं। उसके बाद चौथी उपसंहार। तो प्यारे बच्चों, ये रूपरेखा में मतलब यही सब कुछ होता है। रूपरेखा में पूरा यही सब, एक पहली हेडिंग जैसे प्रस्तावना रखा जाता है सभी में कॉमनली, वो तो प्रस्तावना जो होती है वो किसी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। रूपरेखा में प्रस्तावना तो पहले चलता है, सबसे पहले, और उसके बाद बाकी ये सारी हेडिंग चलती रहती है। ये तो अनिवार्य है, ठीक है, ये अनिवार्य है प्रस्तावना किसी भी में भी, बाकी फिर उसके बाद ये हेडिंग चलेगी। तो यहां प्रदूषण का अर्थ क्या है लिख देंगे, प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार का प्रदूषण है उसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा लिख देना है, और उसके रोकथाम के उपाय, कैसे रोका जा सकता है, फिर उपसंहार, ये लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एक और हम ले लेते हैं, जैसे आ गया, मान लेते हैं बेरोजगारी, समझिएगा, कोई भी हो, बेरोजगारी हो गया। अब देखिए, बेरोजगारी के बारे में अपन लिखना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी हो। अभी हमने क्या बताया, आपका पहले पेज में लिखना है बबुआ रूपरेखा ही। क्या लिखना है? रूपरेखा। रूपरेखा आप पहले पेज में लिखेंगे तो लिखेंगे। अब रूपरेखा के अंतर्गत ही आप हेडिंग इंक्लूड करते हैं कि हम इस निबंध में कौन कौन सी हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे पहली हेडिंग तो प्रस्तावना है ही, 100 में 100%। दूसरी हेडिंग है जैसे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ। उसके बाद जैसे तीसरी है तो बेरोजगारी का कारण,
बेरोजगारी का कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद चौथी हेडिंग है कि बेरोजगारी का निवारण कैसे निवारण किया जा सकता है। और पांचवा है उपसंहार। देखिए इस तरह से हम केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझिएगा। चाहे वो आप महंगाई को लेकर, महंगाई में आप लिख दीजिए कि महंगाई में पहली, सब में पहली हेडिंग प्रस्तावना तो रहेगी, प्रस्तावना लिख दीजिए। इसके अंतर्गत मेन टॉपिक लिखा जाता है, मेन पॉइंट, क्योंकि वो ये बोलेगा आप अपने भाषा शैली में लिखिए, आप अपने मन में जो आए अगड़म बगड़म लिख दीजिए। ठीक है ना, अगड़म बगड़म स्वाहा नहीं लिखना है, ऐसे लिख दीजिए। प्रस्तावना में लिखेंगे बेरोजगारी, बेरोजगारी है क्या। ठीक है, कि लिखेंगे आज भारत देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। ठीक है, चारों तरफ बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अच्छे से 2-4 लाइन लिख दीजिए ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे कि जब योग्य व पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति क्या होता है या युवा जब क्या है रोजगार नहीं पाता, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं पाता है, तो इस दशा को ही, इस स्थिति को ही क्या बेरोजगारी कहा जाता है। फिर बेरोजगारी के कारण में लिख देंगे क्या कारण क्या है, तब बेरोजगारी का क्या कारण है, किस कारण से बेरोजगारी। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, तो लिखेंगे भैया जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण रोजगार के साधनों में कमी आ रही है। फिर उसके बाद कुटीर उद्योग, लघु उद्योग कुटीर उद्योग में कमी। फिर उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्रियों का ना होना। ऐसे हेडिंग 2 से 3 हेडिंग बना के 1-1 2-2 लाइन लिख दीजिए भैया अपने से बनाकर। फिर उसके बाद निवारण क्या है, कैसे निवारण किया जा सकता है बेरोजगारी को, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा लिखा कर। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे फिर उसके बाद फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा डालकर। फिर उसके बाद यहाँ पे कृषि में बोला जाए कि जो होता है कि तकनीकी का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए सरकार की तरफ सहयोग प्रदान करके। तो बहुत सारे ऐसे हैं, अपने से बनाकर लिख दीजिए। कोई भी निबंध हो आपको पूरे 9 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें होता क्या है कि इतने ज्यादा निबंध हैं, वही 30 से 40 है। अब हर एक निबंध को रट्टा मार के तैयार करना पॉसिबल है नहीं, तो कोई भी हो ये आप बनाकर लिख सकते हो। आ गया मान लेते हैं बेरोजगार, जैसे बेरोजगारी बताया, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार ही आ गया। सेम हेडिंग रखिए, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार का निवारण। ठीक है, उपसंहार, उपसंहार में एकदम लास्ट में लिखा जाता है क्या करना चाहिए सरकार को और हमें मिलकर के ये कदम उठाना चाहिए, सभी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तब बेरोजगारी दूर होगी, ऐसा कुछ लिखना होता है। भाई पर्यावरण पे जैसे अगर आ गया, यहाँ पर दिखा ही है, इसी तरह से और भी कोई आ गया, विज्ञान वरदान अभिशाप, तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञान। प्रस्तावना में मेन पॉइंट लिख देना है विज्ञान के बारे में। फिर विज्ञान का अर्थ लिख देंगे विज्ञान के, उसके बाद यहाँ वरदान के रूप में कि विज्ञान ने किस किस दिशा में क्या क्या खोज किया है। उसके बाद विज्ञान अभिशाप के रूप में, यानी विज्ञान से कौन कौन सी खतरा हो सकता है। फिर लास्ट में उपसंहार। तो आपको निबंध के अंदर कौन सी हेडिंग रखना है ये रूपरेखा में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छे से आप सजाकर खुद निबंध लिख। और फायदा तो ये है, जैसे 9 नंबर का आ रहा है, जिसे मान लेते हैं प्रस्तावना लिख दिया 1 नंबर 2 नंबर क्लियर, अर्थ लिख दिया यहां से 1 नंबर 2 नंबर, कारण लिख दिया 1-2 नंबर, मान लेते हैं नीचे का 1-2 हेडिंग छूट भी गई, फिर भी यहां से 3 से 4 नंबर आपके जेब में। तो ये इस तरीके से लिखने का जो सही तरीका होता है, क्योंकि इसमें चलता है स्टेप मार्किंग, जहां से छूट गया वहां तक के भी नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए 1 मिनट बबुआ थोड़ा पानी पी लें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया जो संस्कृत, आपका संस्कृत गद्यांश और पद्यांश है। देखिए संस्कृत गद्यांश और पद्यांश कितने नंबर का आएगा, पूरे 7 नंबर। कितने नंबर भैया, 7 नंबर। ये आएगा 7 नंबर का, और बहुत बड़ा नंबर होता है, छोटा मोटा नंबर नहीं है, क्योंकि 7 नंबर की बात हो रही है और एकदम डेफिनेटली फिक्स होता है, श्योर है। 2 करके रहे, मतलब 2 रहेगा अथवा करके आता है। इसमें आपको बोलेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में, मतलब 2 रहेगा कि निम्नलिखित, मतलब दिए गए संस्कृत गद्यांश में
बोलेगा कि क्या है, संदर्भ सहित इसका अनुवाद लिखिए। तो संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ आपको यही लिखना है। जैसे आप यहां पे संदर्भ सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, तो संदर्भ लिखना है, उसके बाद अनुवाद करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको जैसे पढ़ लेना है कि दिया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम माधुरस्य वर्तते। कह रहा है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति न तादृश्यम किंचित मतलब किंचित दन्यत। कह रहा है कि मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। ठीक है, देखिए यहां पर बोला है कि ये किस चैप्टर से है, तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है, संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया। तो आप लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ठीक कोई भी हो, सेम इसी तरह लिखना है, तो थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के किस चैप्टर से लिया गया है भैया, संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है, संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है, से लिया गया है। देखिए ये आपको लिखना होगा, क्योंकि यहां पे जो आपको मिलता है ये मिलता है 2+5, इस तरह से जाकर 7, 2+5 का ये पैटर्न क्या होता है, मतलब जो होता है 2 नंबर आपको ये संदर्भ का मिलता है, 5 नंबर इसके अनुवाद का मिलेगा। अगर आप सोचो कि भैया कुछ भी नहीं पता, आपको केवल अनुवाद नहीं आता, अर्थ आता ही नहीं है, केवल ये भी लिख दिया तो आपको मिल गए पूरे 2 नंबर। क्या इसमें दिक्कत है, जैसे आ गया महामना मालवीय, कुछ नहीं करना, केवल और केवल कहां बदलना, जो कुछ बदलाव करना है इस चैप्टर में बदलाव करना है, चैप्टर के नाम में जैसे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट भी है ये कि संस्कृत का साहित्य सरस है यानी रसपूर्ण है, और इसके व्याकरण भी क्या है, सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की जो क्षमता है, अद्वितीय माधुरस्य वर्तते, इसमें और अद्भुत, अद्वितीय मतलब अलौकिक या अद्भुत श्रुति माधुरस्य यानी सुनने का क्या है, गुण विद्यमान है। आगे कह रहा है किम बहुना, अधिक क्या ही कहे या क्या ही बोले, चरित्र निर्माणार्थ यानी चरित्र के निर्माण की यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददाति, संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृश्यम किंचित दन्यत, ऐसा कोई और नहीं देता। कह रहा कि मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत का साहित्य देता है, मतलब नान्यत तादृशी, ऐसा कोई और नहीं देता है। आगे कह रहा है दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य संस्कृतस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। कह रहा है कि दया दान पवित्रता उदारता, फिर उसके बाद फिर क्या है कि निंदा ना करना, क्षमा और मतलब और क्षमा, अनेक ऐसे गुण संस्कृत के, अस्य मतलब इसके ही यानी संस्कृत के, इसके साहित्य के अनुशीलन से ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये एक आपका भैया संस्कृत का गद्यांश इस तरीके से दिया रहेगा बच्चों, और आपको इसका पूरा अनुवाद लिखना होगा, जबकि बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे नोट करने लायक कोई चीज है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका आएगा गद्यांश वाला। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा भैया, जैसे
संस्कृत का पद्यांश आएगा। संस्कृत का पद्यांश भी प्यारे बच्चों 5 मतलब 7 नंबर में आएगा। इसमें भी वही चीज 2 + 5 मिलकर 7 कि 2 नंबर तो आपका संदर्भ का रहेगा और 5 नंबर आपका किसका रहेगा, अनुवाद का। टोटल 7 नंबर। तो यहां पर भी आप लिखेंगे, ठीक है, यहां पर भी आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत श्लोक कहेगा, तो आप पूरा लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत। ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि ये फ्री का है, कुछ नहीं, अनुवाद नहीं आता है, 2 नंबर फिर भी मिल रहे हैं कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक कहेगा। संस्कृत कभी कभार श्लोक करके आता है या पद्यांश करके रहेगा, जैसा भी वहां लिखा रहे, ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक या पद्यांश जो भी रहे वहां, ठीक। हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के, अब देखिए जिस भी पाठ से रहेगा, जैसे किस पाठ से है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्येव वा मरणामस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। तो ये किसने है, सुभाषित रत्नानी से है भैया, सुभाषित रत्नानी, ठीक है, सुभाषित रत्नानी लिख देंगे, नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, से लिया गया है, बस ऐसा। यानी इतने का बिना कहे सुने आपको इतने के मिल गए 2 नंबर। अब व्याख्या के मिलते हैं 5 नंबर, तो व्याख्या काहे छोड़ेंगे, आसान है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में तो आना तय है, इसलिए अर्थ अच्छे से सुनिएगा। कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्ति की यदि वा स्तुवन्तु, देखिए कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्ति की या तो देखिए उनकी स्तुति क्या कहते हैं, बोलते हैं भैया स्तुति की जाए, कि उनके कहने का अर्थ, यहां पे इनके कहने का अर्थ ये है कि नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे तो उनकी क्या है, आलोचना करें, चाहे उनकी बड़ाई करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि लक्ष्मी आए चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, ठीक। समाविशतु या कह रहा है कि गच्छतु वा यथेष्टम, कि लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए या चली जाए। कह रहा है कि अद्येव वा मरणामस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु चाहे आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद, न्यायात प्रथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन जो न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति, मतलब लेकिन क्या है, ऐसे लोग जो व्यक्ति हैं वो न्याय के पथ पर चलने से कदापि विचलित नहीं होते। समझ में आ गया। कह रहा है निंदन्तु यानी निंदा की जाए, नीति निपुणा नीति में निपुण व्यक्ति की, यदि वा स्तुवन्तु या उनकी फिर क्या की जाए, बड़ाई की जाए, ठीक है। स्तुति का मतलब बड़ाई, तो कहे वही चीज कह रहा है कि नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे निंदा करो चाहे उनकी बड़ाई करो, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे उनकी मृत्यु अद्य आज ही हो या फिर युगों के बाद हो, और वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो न्याय के पथ से जरा सा भी क्या है, विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से आपका टोटल आज जो हमने बताया ये पूरे 50 नंबर का, ये पूरा 50 छोड़कर जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।